And chapter 13, Why Do We Fall Ill? Part 6. Today's topic is Principle of Treatment. किस तरह से हम ट्रीटमेंट के रूल्स जो है फॉलो कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी फैमिली जो होती है वो क्या करती है ना, क्या करती है। आपने कभी सोचा इस बारे में? किस तरह से हम कभी सोते हैं, सोकर देखते हैं तो हमें थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा फील होता है या नहीं होता है ना। तो बेस्ड ऑन द वी हैव लर्न सो फार इट वुड बी अपेयर द टू वे। अगर हम बात करते हैं तो दो वे हैं, ट्रीट एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। किस तरह से हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। वन वुड बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़ एंड अदर टू किल द कॉजेज द डिजीज़। एक तो क्या हो सकता है कि हम रोग की जो भी डिजीज़ है उसके इफ़ेक्ट को कम कर दें, या फिर वो किस तरह से हम उसे उपचार करें, किस तरह से देखना है। तो फर्स्ट तो ये कि वी कैन प्रोवाइड द ट्रीटमेंट। एक तो यह है कि हम उनको क्या करें, फर्स्ट में कि उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। तो उससे उनके सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर देखा जाए तो वो सिम्टम्स जो है वो कैसे होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन, यानी जिसके अंदर अगर हम लेते हैं तो वी कैन मेडिसिन। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमें थोड़ा सा फीवर और रिड्यूस पेन वगैरह और लूज मोशन, इसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन और जो भी लूज मोशन है वो रिड्यूस होने लग जाता है, फीवर होती है उसकी वजह से, ठीक है। वी कैन टेक बेड रेस्ट। हम देखें तो बेड रेस्ट भी ले सकते हैं। दैट वी कैन कंजर्व द एनर्जी। एंड मतलब ये है कि हम थोड़ा रेस्ट करके अपनी एनर्जी को जो है वो बचा सकते हैं इस तरह से। दिस विल एनेबल टू हैव मोर इफ एवेबिलिटी ऑफ फोकस ऑन हीलिंग। इससे हमें दर्द में आराम मिलेगा। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट इट सेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्शस microbe go away and disease will not be cured. For that we need to able to kill the microbe. परंतु अगर देखा जाए तो सिम्टम्स को अगर हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे कुछ समय के लिए तो ख़त्म हो, वो उससे हमें रिलीफ मिल जाता है, वो परमानेंट उससे रिलैक्स नहीं होता। मतलब माइक्रोब जो है वो अगर पूर्ण रूप से किल ऑफ नहीं होंगे तो उसे उस डिजीज़ का दोबारा होना। तो हाउ डू वी किल माइक्रोब? तो किस तरह से हम माइक्रोब को कर सकते हैं। वन वे इज़ द मेडिसिन यूज एंड द माइक्रोब विल बी किल। पहला तो ये है कि हम मेडिसिन लेके उसे माइक्रोब को किल कर सकते हैं। वी हैव सीन द क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। अगर हम देखते हैं तो इन माइक्रोब को हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ, है ना, जिसके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं। ईच ऑफ ग्रुप हैज ऑर्गेनिज्म विल हैव एसेंशियल बायोकेमिकल। अगर देखा जाए तो इन सभी ग्रुप की जो है ना अपनी अपनी एक प्रोसेस होती है ना। ग्रुप नॉट शेयर द विल अदर ग्रुप। इनकी जो प्रोसेस होती है वो बायोकेमिकल प्रोसेस जो है दूसरे ग्रुप में सेंड नहीं होती है। दिस प्रोसेस में बी पाथवे और द सिंथेसिस न्यू सब्सटेंस और रेस्पिरेशन। द पाथवे विल नॉट बी यूज्ड फॉर द आइदर। ये जो प्रोसेस होती है वो दूसरे के लिए यूज नहीं होती है। वी हैव फाइंड द ड्रग ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल आवर सेल मे मेक न्यू सब्सटेंस मैकेनिकल मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द यूज बैक्टीरिया। जो मान लो हमारी बॉडी के अंदर जो भी ड्रग्स वगैरह बनाई जाती है या केमिकल्स बनाए जाते हैं तो वो मान लो अगर वो बैक्टीरिया पे यूज़ हो रहे हैं, अचीव्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द ऑल फैमिलियर विद सिमिलर देयर आर ड्रग किल प्रोटोजोआ सच एज ए मलेरिया पैरासाइट। तो ये जो होते हैं वो अगर बात करें तो बैक्टीरिया वाला जो है बैक्टीरिया के ऊपर ही इफेक्ट करता है। ये ड्रग्स जो होती है बैक्टीरियल सिंथेसाइज पाथवे पे ही इफेक्ट करती है। इसी तरह से मलेरिया के जो ड्रग्स होंगे वो प्रोटोजोआ उन्हीं के ऊपर इफेक्ट करते हैं। वन रीजन फॉर मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन। क्वेश्चन किया गया है कि क्यों ऐसा होता है कि वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन द मेकिंग एंटी बैक्टीरियल। जो एंटीवायरस मेडिसिन जो होती है वो बनाना इतना हार्ड क्यों होता है कंपैरिजन टू एंटी बैक्टीरियल के कंपैरिजन देखा जाए। रीज़न यही है कि जो अगर देखा जाए तो वायरस की जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म जो होती है वो अदर अगर बैक्टीरिया के कंपैरिजन देखा जाए तो वो टफ होती है प्रोसेस। रीज़न एंड जो वायरस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में हमारी ही मशीनरी को यूज़ करके अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे करते हैं। वायरस स्पेसिफिक टारगेट वो
हमें जो भी है हमारी बॉडी को ही इसका टारगेट बनाते हैं। डिस्पाइट द लिमिटेशन देयर नो इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग एग्जाम्पल ड्रग दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। तो इसमें ये होता है कि आप HIV जैसे आपने वायरस के लिए जो भी ड्रग्स बनाया है वो उसी के ऊपर इफेक्टिव होगी जैसे HIV वायरस पे करे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, उसके रूल क्या है। तो अगर देखिए अभी तक हमने देखा कि व्यक्ति में कोई रोग है, कोई भी डिजीज़ है, तो उससे हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो उसकी जो देखा जाए तो 3 अप्रोच है इसमें, हम देखा जाए तो 3 अप्रोच यहाँ पे वर्क करती है। थ्री अप्रोच के अंदर देखें, फर्स्ट इज दैट वन समवन हैज़ डिजीज देयर विल बॉडी फंक्शन इज़ डैमेज्ड नेवर रिकवर। अगर हम पहले ही बात करते हैं तो फर्स्ट इसके अंदर ये होता है कि कोई डिजीज़ है तो उसके लिए बॉडी के फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, नेवर रिकवर कम्प्लीटली। उससे हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन है वो कंप्लीट रूप से रिकवर नहीं होते हैं। सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड है इज़ द ट्रीटमेंट विल टेक टाइम विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ इज़ लाइकली टू बी। अगर इसमें देखा जाए तो जो पेशेंट होता है वो कुछ समय के लिए कुछ टाइम लेता है और उसके बाद में बेड रिडन फॉर सम टाइम इवन इफ़ वी कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट, और अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो इम्प्रूव जाए। थर्ड अगर देखा जाए तो थर्ड का रूल ये होता है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व द सोर्स फ्रॉम वर द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू अदर पीपल। इसके अंदर ये होता है कि किसी व्यक्ति को अगर डिजीज है तो उससे वो दूसरे में भी फैलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, the infection may be spread other. This lead to the multiplication of the above difficulty. It is the because such reason of prevention of the disease is better than their cure. तो इसे है कि प्रिवेंशन जो है किससे, उसके उपचार से, तो इसका प्रिवेंशन से बचा जाए। बचा हम किस तरह से बच सकते हैं, सबसे पहले तो ये कि हमें प्रिवेंशन रखना चाहिए, बचाव रखना चाहिए, फिर उसके बाद में हम ट्रीटमेंट को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीज़। अब हम बात करें तो किस तरह से हम इनसे मतलब डिजीज़ से बच सकते हैं। तो फर्स्ट जनरल और सेकंड स्पेसिफिक है। एक तो एक सामान्य जो मेथड होता है वो, और एक स्पेसिफिक मेथड। फर्स्ट जनरल वे के अंदर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब। किस तरह से हम इन्फेक्शियस डिजीज से जो सामान्य विधि उसे किस तरह से दूर रहें और किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग वी कैन गेट ईजी आंसर। जैसे अगर मान लो हमें प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो उसका पहला रीज़न तो ये हो गया कि एयरफॉल। अगर जो डिजीज़ एयरबॉर्न है यानी हवा से फैलने वाली बीमारी है तो हमें क्राउडेड एरिया के अंदर नहीं जाना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, जिससे वो दूसरों के अंदर नहीं फैली जाए। दूसरा है वाटर बोर्न माइक्रोब। अगर वाटर से बोर्न होने वाले माइक्रोब है तो हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करना चाहिए, जिससे हम इस डिजीज़ को इन्फेक्शन होने से बचा सकें। थर्ड है अगर वाटर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन यानी वायरस से होने वाली है तो वायरस या मॉस्किटो वगैरह इनसे होने वाली डिजीज़ है तो कोशिश करें कि अपने आसपास के पब्लिक एरिया जो है इनको पब्लिक हाइजीन बनाकर रखें ताकि ये डिजीज़ भी जो है नहीं फैले। ठीक है, और इसके अलावा अगर इस तरह से देखें कि अगर हम यूँ कहें कुछ एडिशन रूप से अगर हम देखते हैं कि पर्यावरण से संबंधित कुछ और नियम के बारे में पूछते हैं, जैसे मान लो हमारी क्लास के अंदर ही कोई बच्चा जो कोल्ड वगैरह से कोल्ड और कफ से हो रखा और क्लास में आता है तो उससे हम किस तरह से बच जाते हैं। हम उसके नज़दीक बैठ रहे हैं लेकिन फिर भी नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़, उससे हम बीमार नहीं होते। मान लो अगर कोल्ड और फीवर किसी बच्चे को कफ हो रखा और उसके पास में बैठे हुए उसके सिम्टम्स हमें आने चाहिए लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ द आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग द माइक्रोब। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो उस माइक्रोब के प्रति जो है स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसे लड़ पाता है। इनफैक्ट दिस सेल गो इनटू द एक्शन एंड द इन्फेक्शियस माइक्रोब एंटर द बॉडी। जैसे ही हमारे अंदर कोई भी माइक्रोब इन्फेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये सेल्स जो होती है वो क्या करती है, इनके प्रति एक्शन करती है। इफ़ दे आर सक्सेसफुली वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद द एनी डिजीज। इस वजह से हम कोई भी बीमारी के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, द इम्यून सेल्स मैनेज टू
किल द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इज अज्यूम मेजर प्रोपोर्शन। अगर ये जो सेल्स होती है हमारे अंदर, जो स्पेशल सेल्स जो होती है वो माइक्रो को डिस्टर्ब करने वाली है, और इसकी वजह से हमारे पास में ये डिजीज जो होती है नियर नहीं आ पाती है। ठीक है, एज वी नोटेड अर्लियर द नंबर ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब इज कंट्रोल, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज विल बी माइनर। अगर हमारे अंदर जो माइक्रोब है उनके नंबर ऑफ संख्या जो है कम होने लग जाएगी, कंट्रोल कर ली जाएगी, तो ऑफकोर्स डिजीज़ के मैनिफेस्टेशन, उनके सिम्टम्स वगैरह वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। Infectious microbe does not necessarily mean develop the negative. So one way looking the survey of the, अगर देखें तो गंभीर रोग जो भी डिजीज़ होती है, सर्वे इन्फेक्शियस डिजीज दैट रिप्रेजेंट ए लेक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इसके अंदर हमारा जो, अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है अगर उसकी वजह से, अगर वो इनकी वजह से कोई डिजीज़ अगर फैल रही है, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम इज बॉडी विल नॉट गुड ई प्रॉपर सफिशिएंट। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए हमें नरिशमेंट की आवश्यकता है, यानी प्रॉपर फूड, सफिशिएंट फूड जो है वो हमें लेना चाहिए। दीज आर द जनरल वे ऑफ द प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या है। लेकिन व्हाट आर द स्पेसिफिक, ये तो जनरल वे थे कि किस तरह से हम बच सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वे के बारे में अगर देखते हैं तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि इम्यून सिस्टम यूजुअली फाइट टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। लेट्स एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लो एक समय जब था कि स्मॉल पॉक्स जो था वो डिजीज़ पूरे विश्व में फैली और वो अधिक मात्रा में वो फैल गई थी, ठीक है, और उसे क्योर करना भी मुश्किल हो रहा था। ये एक तरह से एपिडेमिक बन चुकी थी, सफरिंग फ्रॉम डिजीज सिंस दे आर वर अफ्रेड टू केस द डिजीज। और ये इतनी फैल गई थी कि लोग इससे काफ़ी मात्रा में जो थे वो डरने लग गए थे। हाउएवर द वंस एक, लेकिन एक ऐसा ग्रुप भी था जो इस डिजीज से नहीं डर रहा था। रीज़न ये था कि उस ग्रुप को पहले से ही जो था स्मॉल पॉक्स हो चुका था और काफ़ी मात्रा में हो भी ज़्यादा हो गया था। तो ये व्यक्ति जो थे वो क्या कर रहे थे, जिनको ज़्यादा, दूसरे जो बंदे जिनको हो रहे थे, डरे हुए थे, उनको वो क्यों कर रहे थे, तो इनको दोबारा क्यों नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये है कि कोई डिजीज़ अगर हमें हो रही है, अगर कोई हम सफरिंग है और वो डिजीज़ हमें अगेन हो गई, दोबारा अगर हो गई है, तो उस डिजीज़ से रिलेटेड जो हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर जो वैक्सीनेशन या एंटीबॉडी जो बननी होती है वो रेडी हो जाती है और उस डिजीज़ को क्या कर देती है, वापस नहीं होने देती है। मतलब जो एंटीबॉडी जो रेडी होती है उस एंटीजन के प्रति एक बार होने, इस बीमारी को होने की वजह से उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो होती है वो कर देती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम उस डिजीज़ के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। ठीक है ना। इसी में कहा कि वी कैन नाउ सी द जनरल प्रिंसिपल, वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को फूल बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। मूर्ख बनाने का मतलब यही हुआ कि इन द डेवलपिंग ए मेमोरी ऑफ द पर्टिकुलर इन्फेक्शन पुटिंग समथिंग मिमीज इज द माइक्रोब वी वांट टू द वैक्सीन अगेंस्ट द, यानी हम हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वैक्सीनेशन भी यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा वैक्सीनेशन के दौरान जो भी ऐसी डिजीज़ होती है उससे रिलेटेड जो होते हैं वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं, जिससे वो डिजीज़ से रिलेटेड जो भी एंटीबॉडी जो होती है वो बन जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो टिटनस है, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, इनके टिटनस जो होते हैं वैक्सीन हमारे अंदर लगाए जाते हैं ताकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी रेडीज हो जाती है और ये जो सिम्टम्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। ऑफ कोर्स सच एज ए प्रोग्राम कैन बी यूजफुल एंड ओनली इफ सच हेल्थ